वीडियो की स्टार्टिंग में फाइनेस्ट सोर्ड ऑफ द वेस्ट टेनेंट अकेला ही गिस्लेन की पूरी आर्मी का रास्ता रोक लेता है और गिस्लेन उसकी तरफ बढ़ते हुए सभी से बोलता है, तुम सभी के सभी लोग वेस्ट की तरफ आगे बढ़ो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई गेस्ट है जिसे मुझे अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। और इसके बाद वो सभी के सभी लोग तेजी से अपने घोड़ों को आगे बढ़ाते हुए वेस्ट की तरफ निकल जाते हैं और इस जगह पे सिर्फ 3 जने बचते हैं, टेनेंट, गिस्लेन और गिस्लेन का दरिंदा शावक। इसके बाद टेनेंट गिस्लेन को गुस्से से देखता है और गिस्लेन भी अपने दरिंदे शावक से नीचे उतरकर सामने टेनेंट से बोलता है, तुम्हें पता है ना मेरी आर्मी ने अभी किस तरफ हमला करा है। जिस पर सामने से टेनेंट जवाब देता है, उनकी डायरेक्शंस को तो देखकर यही पता चल रहा है कि वो हमारे वेस्ट में रोड्रिक टेरिटरी की तरफ हमला कर रहे हैं। जिस पर बहुत ही इमेंस ओरा के साथ गिस्लेन बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, लेकिन तुम्हारे जैसा कोई इंसान जिसे फाइनेस्ट सोर्ड ऑफ द वेस्ट कहा जाता है, क्या वो उस आर्मी को रोकने का इंटेंट नहीं रखता है। जिस पर टेनेंट थोड़ी देर सामने गिस्लेन को देखता है, फिर अपनी आंख बंद करते हुए बोलता है, मार्कस रोड्रिक, क्या तुम उन्हें जानते थे। और ये बंदा जिसके बारे में टेनेंट बोल रहा है, ये वही टोपी वाला बंदा है जिसे गिस्लेन ने खुद वहाँ पर जाके खत्म करा था। और इधर टेनेंट अपनी बात को कंप्लीट करते हुए आगे बोलता है, तुम्हें पता है वेस्ट के अंदर अब स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स क्यों नहीं दिखाई देते हैं। ये सब कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि वहाँ के नोबल्स और लीडर्स सभी के सभी सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे पागल हो गए हैं। इसीलिए वहाँ पर सबसे ज्यादा कसिनो चलते हैं और वहाँ के सभी लोग सिर्फ कसिनो की लत के पीछे पागल हो चुके हैं। इसके अलावा पूरी दुनिया से लोग वहाँ पर कसिनो खेलने आते हैं, जिस वजह से वहाँ का पैसा वो कंटिन्यूस बढ़ रहा है और वेस्ट की वेल्थ वो तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन वो बच्चा, उसका इन सारी चीजों के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि वो सिर्फ इस चीज की परवाह करता था कि किसने कितना लैंड एक्वायर करा है और किसके पास कितनी पावर है, कितनी टेरिटरी है। और अब वो इंसान मार्क्विस रोड्रिक, उसके बिना वेस्ट वैसे भी कभी भी खत्म हो सकता है, लेकिन वो एक ऐसा इंसान था जिसे मैं अपना लॉर्ड कह सकता था और अब वो हमारे बीच में नहीं है। तो मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। जिसके जवाब में गिस्लेन बोलता है, हु नोस, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर तो ऐसा ही लगता है कि वेस्ट की तबाही से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसके जवाब में टेनेंट बोलता है, हाँ इसके बारे में मुझे भी पता है क्योंकि मैंने अपनी लॉयल्टी अपने लॉर्ड को दी थी, ना कि उस जगह को। लेकिन फिर भी इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपनी टेरिटरी का बुरा चाहता हूँ। और ये बोलकर वो अपनी तलवार निकालता है और गिस्लेन की तरफ तानते हुए आगे बोलता है, इसीलिए सबसे पहले मैं तुम्हारा सिर उतारूंगा और उसे अपनी लॉयल्टी की फाइनल ड्यूटी के तौर पर वेस्ट में लेके जाऊंगा। जो सुनते ही गिस्लेन का घोड़ा जोर से दहाड़ने लगता है और गिस्लेन अपनी तलवार दिखाते हुए उसे रोकता है और रोक कर आगे बोलता है, डार्क नाइट बीच में इंटरफेयर मत करना। और अब आगे बढ़ते हुए वो अपनी बात को कंप्लीट करते हुए बोलता है, क्योंकि ये फाइट सिर्फ मेरी है। और टेनेंट भी ये चीज देखकर पूरी तरह से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और अब ये दोनों योद्धा होते हैं अपने आमने सामने। और गिस्लेन जो कि उससे 20-30 फीट दूर खड़ा होता है, वो पलक झपकते ही अपनी तलवार के साथ उसके बिल्कुल पास आ जाता है और टेनेंट उसकी इतनी फास्ट स्पीड के बावजूद भी उसे काउंटर कर लेता है। इसके बाद शुरू होता है सिलसिला तलवारबाजी का, जहाँ पर ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर कई सारे अटैक्स कर रहे होते हैं और लगभग सभी अटैक्स को दोनों के दोनों पेयर कर रहे होते हैं। और अब जैसे इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, ये गोली की स्पीड में एक दूसरे की तरफ दोबारा बढ़ते हैं और फिर से कई सारे अटैक्स एक दूसरे के ऊपर करते हैं, जहाँ पर दोनों के अटैक प्रिसाइज और डेंजरस होते हैं। लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे को कंटिन्यू काउंटर कर रहे होते हैं और कुछ स्लेसेस एक दूसरे से एक्सचेंज करने के बाद गिस्लेन टेनेंट की तलवार को अपनी तलवार से ऊपर करता है और टेनेंट के उस हाथ को जिसमें टेनेंट ने तलवार को पकड़ा हुआ है, उसे अपने हाथ से पकड़कर गिस्लेन अपनी तलवार का हत्था उसके सीधा मुंह पे मारने की कोशिश करता है। पर क्योंकि टेनेंट ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं, इसीलिए वो भी गिस्लेन को काउंटर करने में सक्सेसफुल होता है और उसके तलवार वाले हाथ को अपने हाथ से पकड़कर उसके पेट में एक लात मारता है, जिससे गिस्लेन घिसटते हुए दूर जाता है और दूर जाके लैंड करता है, जहाँ से हाँफते हुए गिस्लेन सामने की तरफ देखता है और टेनेंट भी हाँफते हुए बोलता है, ओ ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। और ये बोलने के बाद ये दोनों के दोनों वापस एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं और जब ये लोग आपस में स्लेसेस एक्सचेंज कर रहे होते हैं, तभी टेनेंट अपने मन के अंदर बोलता है, ये एक्सट्रीमली एग्रेसिव स्टाइल जिसमें स्वॉर्डमैनशिप के साथ साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी शामिल है। हाँ, इस बंदे को देखकर तो ऐसा लगता है कि ये एक प्रॉपर नाइट नहीं बल्कि पूरा का पूरा मर्सनरी है। और इसी के साथ साथ इसकी आंखें, जिसके अंदर मुझे एक बूंद भी डर दिखाई नहीं दे रहा है, साथ में इसके हमले वो भी काफी ज्यादा कमाल के हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसे मैंने फाइनेस्ट सोर्ड ऑफ द नॉर्थ से एक्सपेक्ट किया था। और ये बोलते हुए टेनेंट मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए आगे फाइट कंटिन्यू करता है। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे से तलवार टकराते हुए एक दूसरे के पास आ जाते हैं और टेनेंट आगे बोलता है, आजादी हमेशा किसी कीमत पे मिलती है। और उसकी ये बात सुन के गिस्लेन को ये तो समझ में आ जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, पर इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, टेनेंट उसके उस हाथ को जकड़ लेता है जिस हाथ के अंदर गिस्लेन ने तलवार पकड़ी होती है और मार्शल आर्ट की एक मूव दिखाते हुए वो गिस्लेन के हाथ को इस तरह से मोड़ता है कि उसके हाथ से तलवार छूट जाती है और गिस्लेन तुरंत ही अपने पंच से टेनेंट को काउंटर करता है। और जैसे टेनेंट को पंच मारने वाला होता है, टेनेंट उस जगह से डोज करके
निकल जाता है और अब टेनेंट को दिखाई देती है एक शानदार ओपनिंग जहाँ पर वो गिस्लेन पे पीछे से तलवार का हमला कर सकता है। और क्योंकि गिस्लेन के पास ब्लॉक करने के लिए तलवार नहीं है और साथ ही डोज करने के लिए भी कोई जगह नहीं है, तो गिस्लेन भी हैरानी से उस तरफ देखता है और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता हमें उस जगह पर उड़ते हुए दिखाया जाता है लाल पानी। और ये लाल पानी किसके शरीर से निकला है ये हमें अभी नहीं दिखाया जाता है। और सीन शिफ्ट होता है फेंड्रिस की आर्मी की तरफ जो कि तेजी से वेस्ट की तरफ बढ़ रही होती है। और आगे बढ़ते हुए बेलिंडा आसमान की तरफ देखती है जहाँ पर बहुत सारी चीलें चल रही होती हैं। और वो चीज देखते हुए हल्की सी हताश होते हुए बेलिंडा बोलती है यंग मास्टर। और कौर साइड से हंसते हुए बोलता है क्या हुआ, तुम इसलिए टेंशन में हो क्योंकि कैप्टन थोड़ा सा लेट हो गए। और बेलिंडा बोलती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और उधर से कौर आगे कंटिन्यू करते हुए बोलता है तुमने ये सोचा है तब क्या होगा जब कैप्टन यहाँ पर पहुंचेंगे और देखेंगे कि हमने अभी तक कैसल को कैप्चर नहीं किया है। और उधर से गिलियन भी बोल रहा होता है क्योंकि लॉर्ड अभी तक हमें कैच नहीं कर पाए, सिर्फ इसलिए उनकी चिंता करना मुझे नहीं लगता इसका कोई तुक बनता है। और बेलिंडा आगे से मुंह बनाकर बोलती है ओल्ड मैन तुम्हें किसने कहा कि मुझे उनकी चिंता हो रही है। और उधर साइड से क्लाउड बोलता है ठीक है अब ये सारी बातचीत बंद करो और हाँ ध्यान से मेरी बात सुनो क्योंकि फाइट के शुरू होने से पहले मैं एक बार दोबारा सभी को एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। और इसके बाद क्लाउड अपना प्लान बताना शुरू करता है। जैसा कि हम सभी को न्यूज मिली है ड्यूकल फैमिली ने और मार्कस फैमिली ने अपनी अलायंस को तोड़ दिया है और सिर्फ इसी वजह से मार्किस रोड्रिक ने अपनी एक बहुत बड़ी आर्मी को अपने किले के बाहर बिठा दिया है। लेकिन अगर हमें उन दोनों ताकतों को तोड़ना है तो उसके लिए हमारे पास ये कैसल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए हम उन फोर्स को ब्रेक थ्रू करके रोड्रिक के स्ट्रॉन्ग होल्ड कैसल को अपने कब्जे में लेंगे। सबसे पहले तो हमारी सबसे बढ़िया आर्मी के साथ कैप्टन गिलियन सामने की तरफ सीधा हमला करेंगे और हमारा गोल ये नहीं होगा कि हम उन्हें वहां जाकर वाइप आउट कर दें, बल्कि हमारा प्लान ये है कि हम उन्हें तितर बितर कर देंगे और हमारे एक्शन से उन्हें कंफ्यूज करेंगे। और उसके बाद हम उन्हें दिखाएंगे कि उनकी ताकत की वजह से हम इतने ज्यादा ओवरवेल्ड में हो चुके हैं कि हमें रिट्रीट करना पड़ रहा है। और क्योंकि हमारी और उनकी साइज में हम इतना डिफरेंस रखेंगे कि वो डेफिनेटली हमें चेस करें। और एक बार जब वो ओपन फील्ड से किनाल्स की तरफ आ जाएंगे कौर और बेलेंडा की यूनिट्स दो अलग अलग साइड से उनके ऊपर एम्बुश करेगी। और क्योंकि उनके पास भागने की भी जगह नहीं होगी तभी लोकस और डोमिनिक ये दोनों मिलकर कैसल के ऊपर कब्जा करेंगे, वो भी तब जब उनके पास उनकी मेन फोर्स होगी नहीं। ठीक है सभी लोग समझ गए। और सभी के सभी लोग अपनी तलवार उठाते हुए बोलते हैं हम लोग समझ गए, ठीक है उस कैसल पे कब्जा करने के लिए तैयार हैं हम। और इसके बाद आगे बढ़ते हुए गिलियन से कौर बोलता है अपने पिछवाड़े का थोड़ा सा ध्यान रखना ग्रैंडपा, कहीं पिछली बार की तरह दोबारा अधमरे ना हो जाओ। और सामने से गिलियन बोलता है ठीक है अब अपनी औकात से ज्यादा बोलने की तुम्हें जरूरत नहीं है। इसके बाद गिलियन चिल्लाकर बोलता है ठीक है इससे पहले कि लॉर्ड वहां पर पहुंचे हम जल्द से जल्द इसे खत्म करेंगे। और वो पूरी आर्मी जोश के साथ आगे की तरफ बढ़ जाती है। और इधर हमें दिखाया जाता है टेनेंट और गिस्लेन का सीन जहाँ पर गिस्लेन ने अपने हाथ को आगे करके उस अटैक को अपने हाथ पे लैंड करवा लिया है ताकि उसकी जान बच सके। और अपने दूसरे हाथ से अपने पंच को पूरी तरह से तैयार करके वो टेनेंट के ऊपर एक तगड़ा सा अटैक लैंड करने की तैयारी में होता है। और इस पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी को देख के टेनेंट बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होता है और अपने मन के अंदर बोलता है रुको ये आखिरकार प्लान क्या कर रहा है। और उसके बाद वो गिस्लेन को धक्का देते हुए अपनी तलवार को तक वहाँ पे छोड़ देता है और गिस्लेन को हल्का सा धक्का देकर दूसरी तलवार की तरफ भागता है और वहाँ से गिस्लेन की उस तलवार को उठा लेता है जो कि थोड़ी देर पहले गिस्लेन के हाथ से गिरी थी। पर जितनी देर के अंदर उसने उस तलवार को उठाया उतनी देर में गिस्लेन ने भी अपने हाथ से तलवार को बाहर निकाल लिया है। और इसी ओपनिंग को देखकर गिस्लेन सीधा टेनेंट के ऊपर एक स्ट्राइक लैंड करने की कोशिश करता है जो कि टेनेंट के सिर के बिल्कुल पास पहुंच चुकी होती है। और अगर टेनेंट के अलावा और कोई यहाँ पर होता तो वो इस स्ट्राइक से नहीं बच पाता, पर क्योंकि ये टेनेंट है तो ये स्ट्राइक के इतना पास आने के बाद भी उसे काउंटर कर लेता है। और काउंटर करते हुए टेनेंट गिस्लेन के ऊपर वही मूव यूज करता है जो कि रोड्रिक के सेकंड सन ने यूज करी थी और गिस्लेन की तलवार को घुमाकर उसकी तलवार को हत्थे से पकड़ लेता है जिससे कि गिस्लेन डिफेंसलेस हो जाए। और गिस्लेन को डिफेंसलेस करने के बाद टेनेंट उसके ऊपर एक सीधी स्ट्राइक करने की कोशिश करता है जिसे अपनी तरफ आता देख गिस्लेन अपने हाथ से तलवार छोड़ता है और सीधा जाके टेनेंट के उसी हाथ को दबोच लेता है जिस हाथ के अंदर उसने तलवार पकड़ी हुई है और हल्का सा हाथ घुमाकर उसकी तलवार को छीन लेता है। जिसके बाद इन दोनों की तलवार वापस से एक्सचेंज हो जाती है। पर क्योंकि यहाँ पर टेनेंट के पास एक अच्छी ओपनिंग होती है इसी वजह से वो उसका फायदा उठाते हुए गिस्लेन के ऊपर एक और अटैक करता है जो कि गिस्लेन के ऊपर लैंड भी होता है और हवा के अंदर गिस्लेन का थोड़ा सा लाल पानी फिर से उड़ने लगता है। जिसके बाद गिस्लेन गुस्से में सामने टेनेंट को देखता है और टेनेंट भी गिस्लेन की तरफ देखते हुए गुस्से में बोलता है बिल्कुल सही, मुझे अच्छे से पता था तुम कैसे रिस्पॉन्स करने वाले हो। और इस लाइन से टेनेंट का मतलब ये होता है कि ये वाली मूव एक ट्रिक मूव थी जिसके अंदर गिस्लेन फंस गया और उसकी वजह से गिस्लेन के ऊपर टेनेंट का हमला लैंड हो गया। और इधर टेनेंट जिसके पास अभी भी एक ओपनिंग बनी हुई है वो दोबारा से अटैक करता है गिस्लेन के ऊपर, उसके सीने पे एक और कट मार देता है जो चीज देख के डार्क नाइट का दिमाग खराब हो चुका है और ये बस इतना चाहता है कि कुछ भी करके इस फाइट के अंदर उतर जाए और टेनेंट का कुत्ता भर दे। पर क्योंकि गिस्लेन ने इसे रोका हुआ है इस वजह से ये आगे नहीं बढ़ सकता है। और उधर गिस्लेन वो घिसटते हुए पीछे की तरफ आता है और अपने घुटनों पर आ जाता है जहाँ पर टेनेंट उसे बहुत ही ज्यादा एरोगेंस से देखता है और अपने मन के अंदर सोचता है कि यहाँ पर उसकी जीत पूरी तरह से कंफर्म है
और वहीं हमें दिखाया जाता है गिस्लेन जिसकी हालत काफी बुरी हो चुकी है और टेनेंट उसकी तरफ बढ़ते हुए आगे बोलता है, क्या बस इतना ही था तुम्हारे पास जो तुम मुझे दिखा सकते थे? हाँ, ये उससे बिल्कुल ही डिफरेंट है जो मैंने तुम्हारे बारे में सुना था। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि यही वो है जो तुम कर सकते हो। दिखाओ दिखाओ मुझे तुम्हारी लिमिट्स। तुम तो फाइनेस्ट सोर्ड ऑफ द नॉर्थ हो ना? क्या क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम वो हो ही नहीं? और वहीं हमें दिखाया जाता है गिस्लेन जो कि अपनी आंखें बंद करके बैठा होता है और अब अपनी आंखें खोलते हुए बोलता है, ये स्ट्रॉन्ग है। सिर्फ कुछ ही स्लेसेस एक दूसरे से एक्सचेंज करने के बाद इसने मेरी फाइटिंग स्टाइल को एनालाइज कर लिया और मेरी पूरी फाइटिंग स्टाइल को समझ लिया। सिर्फ स्वॉर्डमैनशिप ही नहीं बल्कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट के अंदर भी ये इंसान मुझे बराबर की टक्कर दे पा रहा है। और सिर्फ मुझे बराबर की टक्कर ही नहीं दे पा रहा है बल्कि ये इंसान एक मॉन्स्टर लेवल पर है और मेरी करंट स्किल के हिसाब से यहाँ पर कोई रास्ता ही नहीं है। और उसके बाद वो अपनी बात को आगे बोलते हुए कंटिन्यू करता है ताकि टेनेंट भी उसकी इस बात को सुन सके। और वो बोलता है, मैं नहीं जीत सकता, मेरी करंट लेवल पे तो बिल्कुल नहीं। और ये बोलकर वो अपना मुखौटा साइड में फेंकता है और बहुत ही ज्यादा एग्रेशन के साथ बोलता है, यहाँ पर जीतना बिल्कुल नामुमकिन है, कम से कम तुम्हें खत्म किए बिना तो बिल्कुल ही नहीं। और इसी लाइन के साथ हमारा ये चैप्टर होता है यहाँ पर खत्म। अब जल्दी मिलते हैं अगले चैप्टर में जैसे वो रिलीज होता है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, कमेंट करना अनिवार्य है।